काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रशिया एज अ कंट्री की। अगर मैं बात करूं स्पेशली एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो स्टूडेंट्स को पता नहीं लग पाती, तो उस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। या देखो, जो जनरल चीज़ें हैं वो तो स्टूडेंट्स को पता रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को जब रशिया जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके बाद ही पता पड़ती हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों से बात करी, नोट डाउन करी, उनके फीडबैक लिए, और उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं रशिया रिलेटेड या फिर दूसरी कंट्री रिलेटेड, वो आपसे पूछ लेना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इस चीज़ का वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं उनका यही कहना रहता है कि सर मैं इंडिया से एमबीबीएस कर नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरा कट ऑफ नहीं निकला है या फिर मेरे पास बजट नहीं है, तो मुझे अब्रॉड जाना है, और अब्रॉड के लिए मुझे रशिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री पसंद ही नहीं आ रही। अब रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका हमने भी एनालाइज किया, वहाँ पे लगभग 18,000 बच्चे पढ़ते हैं इंडिया के। ये स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं रशिया में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड पॉइंट बन जाता है हमारे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हम इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दें आपको और समझाएं। अब सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी, जो ऑब्वियस सी बात है यूजुअली बताई नहीं जाती या फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा, रशिया कंट्री पहले सोवियत यूनियन के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, सोवियत यूनियन के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। फिर उसका ब्रेकअप हुआ अराउंड 1991 में, तो उसके बाद वो मल्टीपल कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई, और एक जो मेजर चंक रह गया वो कहलाता है रशिया, ठीक है। तो इसका मेरे एमबीबीएस से क्या फ़ायदा या नुकसान, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि रशिया मेन लैंड है, जो मेन कंट्री है, जो मेन टुकड़ा है वो जो सोवियत यूनियन का, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास 2-2 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल एजुकेशन का। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एमबीए, लॉ, इंजीनियरिंग इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए वो सेकंड ये है कि रशिया सुपर पावर है। सर सुपर पावर का और एमबीबीएस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये समझ के रखो पहले आप कि भाई जो कंट्री सुपर पावर होती है उसके पास एक लेवरेज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एक लेवरेज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें एडवांटेज क्या मिलता है कि उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है ऑलरेडी, या फिर अगर नहीं रहता है तो वो उसे अपनी मसल पावर से ले सकते हैं। मसल पावर के दो मीनिंग होते हैं, या तो एक पॉलिटिकल पावर, जियोपॉलिटिकल पावर, या फिर मनी पावर। तो वो अपनी मसल पावर से उस चीज़ को ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अब क्योंकि 200 साल पुराने कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए R&D काफ़ी पुरानी है, और काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है इस कंट्री में। इस कारण से आप समझ रहे हो 3 पॉइंट जो मैंने मेंशन किए। पहला चीज़ तो ये कि मेनलैंड रशिया जो है वहाँ पे लगभग 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ सुपर पावर है, और तीसरी चीज़ इनके पास R&D बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो मेडिकल एजुकेशन में हमेशा ये होता है, मेडिकल में एक्चुअली होता ही है कि कोई भी पेशेंट होता है, अगर वो बोलता है मुझे बुखार है, तो उसकी पूरी एक फाइल बनती है। तो जो भी एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जो कि एबनॉर्मल केसेस आते हैं, तो उन फाइल्स का यूज़ करके, उस डेटा का यूज़ करके एक नया सॉल्यूशन निकाला जाता है, एक नई रेमेडी निकाली जाती है। तो इसके पास, जिस भी कंट्री के पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो कंट्री मेडिकल एजुकेशन में और आई वुड से मेडिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाती है और पेशेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर पाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रशिया के लिए। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर रशिया में वॉर हो रहा है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। उनका ये कहना है रशिया में वॉर हो रहा है। रशिया में वॉर नहीं हो रहा है, वॉर हो रहा है आपका यूक्रेन में। अब भाई वॉर सही है या गलत है इस पे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्या भी है वो तो, क्योंकि स्टैंड पॉइंट हम जियोपॉलिटिकल तो नहीं है, तो इस चीज़ के स्टैंड पॉइंट तो हम नहीं दे सकते। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम एक डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि दिस कंट्री रशिया इज़ हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विथ यूक्रेन। कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बोल लोगे उसे आप। टर्म जो बोला जाता है वॉर है, वो एक्चुअली वॉर नहीं है, क्योंकि वॉर का मतलब ये रहता है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो वेदर है
ये एक्सट्रीम भी चला जाता है, वेदर है एक्सट्रीम भी चला जाता है। अब होता क्या है यूजुअली रशिया में, जैसे जो सिटीज़ है, मेन सिटीज़ जो हैं, जैसे कि मॉस्को हुआ, मॉस्को आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी और वहाँ पे जो फीस रहेगी कॉलेज की वो यूजुअली 50 लाख तक पहुँच जाती, 50-65 लाख। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर हमें इतना महंगा पढ़ना पड़ता तो हम इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते, है ना। तो ये चीज़ें जो एक कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने पड़ेंगे रशिया के। तीसरी चीज़ ये है कि एज अ कंट्री अगर मैं बात करूं तो आपको वहाँ पे जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो है रशियन लैंग्वेज। अब इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो रशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। बात चल रही है कि उस एग्ज़ाम को इंग्लिश में करवाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर अभी की मैं बात करूं तो वो एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में होगा। दूसरा, वहाँ जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे स्टेट्स में जो नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, सेम चीज़ रशिया में क्योंकि रशियन लैंग्वेज बोली जाती है तो मेजरली पेशेंट्स आपको रशियन लैंग्वेज में ही मिलेंगे। तो जब आप क्लिनिकल एक्सपोजर पे जाओगे, जब आप इंटर्नशिप करने जाओगे, तो अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। और फिर जब वापस आके आप बोलोगे कि सर मुझे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, तो ये एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, मेडिकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ें हमें समझ के रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हमें समझ के रखनी पड़ेंगी। अब एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिसगाइड भी किया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस भी बताए जाते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है लेकिन रियलिटी बहुत कुछ होती है, हिडन चार्जेस होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है, तो अगेन इस QR कोड को स्कैन करो और हमारी टीम से बात करो। और काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है, तो ये भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो अगेन किसी भी कॉलेज के लिए अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो प्लीज़ वहाँ पे रीच आउट करो हमारी टीम से और डिस्कस करो कि कैसे आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एडवांटेज क्या हुए रशिया में पढ़ाई करने के, क्या एडवांटेज है रशिया में पढ़ाई करने के। तो पहली चीज़ तो ये है अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको 2 से लेके 3 लाख पर एनम तक की फीस वाले कॉलेजेस भी मिल जाएंगे और कुछ कॉलेजेस उस फीस से कम में भी होते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस क्लोज हो गए हैं। तो अगर अभी भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो डिग्री, अब सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि भाई जो मैं पीस ऑफ पेपर है मेरा MBBS का जो डिग्री का, उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलेगी वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रशिया से करके आया तो सिर्फ इंडिया में ही डॉक्टर बनूंगा, आपके पास यूरोप में भी जाने के ऑप्शन हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हैं रशिया की MBBS डिग्री का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उनका R&D है वो मैच ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रशिया में ये एक एडवांटेज है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्सीलेंट फैसिलिटीज़। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास अगर 200 साल 200 160 या फिर कभी कभी किसी कॉलेज में 100 साल का अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च का है तो आपको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो फैसिलिटी भी आपके पास अच्छी आ जाती है। फिर आता है एक्रीडेशन की। अगर मैं बात करूँ तो जो एक्रीडेशन है वो ऑब्वियसली बात है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक्सचेंज भी होता है। रीजनल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि जो ऑप्शंस वहाँ पे जो मैं क्या बोलूँगा जो कॉलेजेस होते हैं वो रीजनल कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़ एक्रेडिटेशन, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से इनका एक्रेडिटेशन होता है। सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो WHO हो गया, इंडिया से NMC हो गया। तो ये कुछ ऐसे एक्रेडिटेशन होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इससे ज़्यादा भी होते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है रशिया का। अब देखो ये एडमिशन प्रोसेस तो जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करो, फिर एडमिशन की सबमिशन करो, लैंग्वेज चेक करो आपको लैंग्वेज आती है या नहीं, और फिर वीज़ा लेके इमिग्रेशन में जाओ और अपना एडमिशन कंफर्म करा लो। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, सबसे बड़ा चैलेंज आता है सीट्स का, कि रशिया में सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि रशिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, रशिया में होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। अब जब गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीट्स होती हैं लिमिटेड,
और मान लीजिए अगर वो सीट्स में स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो फिर वो सीट्स बचती नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप रशिया की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एट प्रेजेंट तो अगर हम बात करें तो बहुत लेट हो चुका है। अगर आप फिर भी इंक्वायर करना चाहते हो तो पता लगाओ कि आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, हमारी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको रशिया के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी, कि वहाँ हमें कॉलेजेस में जाना है और उनमें हमें एडमिशन लेना है। फिर अगर हम बात करें करिकुलम और टीचिंग्स की, कि वहाँ पे करिकुलम कैसा है। भाई वहाँ मैं जा तो रहा हूँ पढ़ने के लिए, इतनी सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने जाऊँगा वो उसकी कोई कीमत होगी या नहीं होगी। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनोवेटिव टीचिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो, इतनी सारी चीज़ों को अगर मैं समअप करूँ तो भाई ये है जो एनएमसी की गाइडलाइन है कि भाई हमारा जो करिकुलम है वो फॉलो करती है कंट्री या नहीं। तो हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई हम इंडिपेंडेंटली अपना तरीके से जो हमारा करिकुलम है वो सर्व करेंगे। तो आप एज अ स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप उसी कॉलेज में जाएं जिसमें आपको एटलीस्ट एनएमसी का एजुकेशन सिस्टम मिले, ताकि आप इंडिया वापस आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकें। अगर वो चीज़ फॉलो नहीं होती तो अगेन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और जब आपके पास करिकुलम प्रॉपर है तो ऑब्वियस सी बात है उनका इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि मैंने पढ़ाई कर ली, 1 साल की जो इंटर्नशिप है उसका क्या स्टेटस है। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल रोटेशन अवेलेबल होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या एग्जैक्टली है। इंटर्नशिप्स हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखो, हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, एक अगर हमने कोई कॉलेज बनाया तो कॉलेज आधा होता है और आधे में हॉस्पिटल होता है। तो सिंगल कैंपस में यूजुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है। रशिया के कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि भाई ये हमारी पूरी की पूरी सिटी है, बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन है, बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप मान लीजिए आपका डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मान लीजिए आपका किसी और चीज़ का डिपार्टमेंट है। ये एक सिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये 7 किलोमीटर्स हो सकता है ये 10 किलोमीटर्स हो, ठीक है। तो आपके पास जो रोटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो रोटेशन होता है वो हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट में अच्छा हो जाता है और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है रोटेशन। दूसरी चीज़ इंटर्नशिप, तो ये तो कंपलसरी है। मतलब अगर आप एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, इंडिया वापस आना है, तो 1 साल का इंटर्नशिप तो कंपलसरी है और वो काफ़ी सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं रशिया में, काफ़ी सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं। एक चीज़ और है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, वो ये है कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जहाँ पे आप इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल रोटेशंस कर सकते हो। लेकिन क्या वो मेरे फ़ायदे की है? आई वुड रेकमेंड कि यस वो फ़ायदे की है, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये कहना है कि आपको एक ही जगह से अपना इंटर्नशिप और एजुकेशन करना, एक ही जगह से मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन से, एक ही इंस्टीट्यूशन से। ऐसा नहीं हो कि आपने ABCD हॉस्पिटल से, सॉरी कॉलेज से पढ़ाई करी और XYZ से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी। अब उसके बाद आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई कॉस्ट क्या होने वाली है, कितना खर्चा हमारा होने वाला है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो देखो, ट्यूशन फीस का आपका खर्चा जो होता है वो लगभग 2 लाख से लेके 3 लाख तक का आ जाता है ऑन एन एवरेज। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा होती है, कुछ कॉलेजेस की ट्यूशन फीस ईयरली की कम भी होती है। और यहाँ पे एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप इसे सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो, आप इसे सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ लिविंग एक्सपेंसेस की, तो लिविंग एक्सपेंसेस आप ये मान लीजिए कि लगभग 10,000 से स्टार्ट होता है और ये अच्छा अगर मैं मानूँ तो लगभग 35,000 रुपये पर मंथ का आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आपका हॉस्टल इंक्लूडेड है, प्लस फूड इंक्लूडेड है। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं चाहता हूँ पैसा बचे। तो देखो, पैसा बचाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि भाई आप हॉस्टल मत लो, आप फूड मत लो, एक सेपरेट अपार्टमेंट ले लो, अपने दोस्तों के साथ उसमें क्लब हो जाओ और अगेन अपने एक्सपेंसेस को शेयर कर लो, अपने एक्सपेंसेस को शेयर कर लो, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर आती है स्कॉलरशिप्स। अब ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती हैं रशिया के लिए। हम जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं सबको ऑफर बताते हैं कि भाई आपके पास ये स्कॉलरशिप अवेलेबल, आपके पास ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है।
जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं उन्हें मिल जाती, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते एटलीस्ट उनको गाइडेंस तो मिल जाता है स्कॉलरशिप का। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि स्कॉलरशिप्स नहीं है, रशिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जानना चाहते हो रशिया या दूसरी कंट्री में क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है आपकी ट्यूशन फीस में, तो अगेन हमारी टीम को रीच आउट करो क्योंकि वो गाइड वहीं पर कर पाएंगे। ओके, और ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी की हम बात करें तो आपको तो एक आइडिया लग ही गया होगा कि ये जो लिविंग एक्सपेंसेस है इसमें आप अराउंड 10,000 15,000 का एडिशन करोगे तो आपको एक ओवरऑल एक्सपेंसेस का आइडिया लग जाएगा। अब स्टूडेंट लाइफ की बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है कैसी रहेगी मेरी स्टूडेंट लाइफ। तो सबसे पहले तो हम बोलें कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जो लैब्स होती हैं वो भी पूरी मॉडर्न होती हैं, जो लर्निंग होती है वो भी मॉडर्न होती है। और मेजर कॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बॉडीज़ होती हैं वो आप लाइव देख सकते हैं, जो बॉडी होती है वो आप लाइव देख सकते हैं। अकोमोडेशन अगेन ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और हॉस्टल टू हॉस्टल, तो ये चीज़ वेरी करती है। और अगेन अगर आप रशिया घूमना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए कि अगर आपका 50,000 का बजट है तो आप एक सिटी को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी बेस लोकेशन से। आपको वहाँ जाना है और वापस आना है। यार देखो रशिया के साथ एक जो ड्रॉबैक है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, मैं अभी भी बता दूँ, वो ये है कि एज अ कंट्री अगर मैं बात करूँ तो रशिया कुछ ऐसी कंट्री है, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी सी कंट्री है। तो अगर आप मॉस्को में हैं, जैसे ये लोकेशन है, तो हो सकता है ये वाली लोकेशन 2000 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो यहाँ से बैक एंड फोर्थ करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बैक एंड फोर्थ मतलब मुश्किल क्या, आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको रशिया में मिलेंगी ही, ये चीज़ें आपको रशिया में मिलेंगी ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई मैंने रशिया से अपनी एजुकेशन करी, मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली है, मैं कुछ कर भी पाऊंगा। अगर इतना एक्सपेंसिव मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, 35 लाख 25 लाख का अगर एजुकेशन ले रहा हूँ, तो मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च और एकेडमिया में जा सकते हो। मैंने जैसा कि बोला काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप में जो ये बोलती हैं कि अगर आप रशिया के यूनिवर्सिटी से आए हो तो हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ काम करें। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, वो शायद किसी और के पास ना मिले, हमें वो शायद किसी और के पास ना मिले। फिर तीसरी चीज़ ये है, ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। तो यार देखो, एक बार आप डॉक्टर बन गए, आपके पास लाइसेंस आ गया, तो स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आपके पास वो डॉक्टर की डिग्री होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और खुद का क्लिनिक खोल के पेशेंट्स को गाइड करना, पेशेंट्स को सपोर्ट करना, उनका दर्द ठीक करना, ये तो हर डॉक्टर के पास ऑप्शन होता ही है, हर ऑप्शन होता ही है। और हाँ, अगर आपने कहा कि मुझे इंडिया नहीं आना है, तो अराउंड द ग्लोब भी ऑप्शन होते हैं आपके पास, अराउंड द ग्लोब भी ऑप्शन होते हैं। और जो सबसे फेमस ऑप्शंस होते हैं उनमें से आता है USMLE, UKMLE या फिर प्लैब। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन एग्ज़ाम्स को अगर आपने क्लियर किया तो आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट की डिग्री लेने जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे, तो मैं उसके आंसर देना चाहूँगा। इज़ द MBBS डिग्री फ्रॉम रशिया रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड? तो हाँ भाई देखो, रशिया की जो डिग्री है MBBS की, जो मेडिसिन की जो डिग्री है, वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे चैलेंज मिलेंगे। दूसरी चीज़, डू आई नीड टू लर्न रशियन टू स्टडी MBBS इन रशिया? यस। अब इसका कारण मैंने जैसे कि आपको बताया, पहली चीज़ तो एग्ज़ाम, और दूसरी चीज़ पेशेंस। दोनों टाइम पे आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ MBBS प्रोग्राम इन रशिया? अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मेडिकल एजुकेशन वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, कंट्री टू कंट्री। NMC का ये कहना है भाई 5+1 होना चाहिए, 5 ईयर्स का अकेडमिक्स, 1 ईयर का इंटर्नशिप। टेक्निकली उनका ये कहना है जिस तरीके से इंडिया का करिकुलम चलता है वैसे ही आपका चलना चाहिए। तो रशिया फॉलो करता है 5+1 का कंसेप्ट। और फिर आता है कि कैन आई वर्क ड्यूरिंग एनी MBBS स्टडीज़ इन रशिया? अब ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्या वर्क कर रहे हो, आपको वहाँ पे परमिट मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में जाते हो तो ये वेरी करता है कि आपको
वर्क करने दिया जाएगा या नहीं। सो एक जो पूरा ओवरऑल डिस्कशन हमने किया रशिया के बारे में। अब रशिया में अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी जो टोटल फीस पड़ती है आपको वो 15 लाख से स्टार्ट होती है और 15 लाख से लेके 25 लाख तक पहुंच जाती है। ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है 5+1 का। कभी कभी किसी कॉलेज में हॉस्टल इंक्लूडेड होता है, किसी में हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस गवर्नमेंट होते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होता है। कुछ अच्छे पॉश जो हॉस्टल होते हैं जिनकी फ़ीस लगभग 1 लाख रुपीज़ होती है, वो भी आपको बहुत सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया स्कॉलरशिप्स का, तो स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं और ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। तो आप जानना चाहते हो क्या इस फीस स्ट्रक्चर में आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो अभी ओपन है, या फिर स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो अगेन हमारी टीम को रीच आउट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया होगा, उसको फिल करो और हमारी टीम से बात करो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.